बचपन में हम सब ने वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली कविता गाते हुए आसमान को जरूर देखा है ना? अरे बिल्कुल। उस वक्त तो वो तारे बस एक चमकता हुआ अचरज भरा रहस्य ही लगते थे। हाँ, लेकिन आज की इस डीप डाइव में हम उसी रहस्य को खंगालने वाले हैं। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो चमकते हुए बिंदु आखिर बने कैसे। सही कहा। और विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। और उससे भी बड़ा सवाल जो मुझे हमेशा से परेशान करता था कि एक उबलते हुए बेजान ब्रह्मांड से निकलकर हम इस हरी भरी जीवन से भरी पृथ्वी तक कैसे पहुंच गए। ये सफर असल में किसी साइंस फिक्शन फिल्म से भी ज्यादा रोमांचक है। मैं तो कहूंगा कि ये हमारी अपनी ओरिजिन स्टोरी है। बिल्कुल। तो आज हम उन सारे अकादमिक और वैज्ञानिक पन्नों को पलटेंगे जो ब्रह्मांड के जन्म से लेकर पृथ्वी के एक रहने योग्य ग्रह बनने तक की पूरी टाइमलाइन खोलकर रख देते हैं। और मजे की बात यह है कि जब हम पृथ्वी या किसी भी ग्रह के बनने की बात करते हैं तो हम सिर्फ चट्टानों के जुड़ने की बात नहीं कर रहे होते। हम भौतिकी, रसायन विज्ञान और करोड़ों साल तक चले एक बेहद हिंसक दौर की बात कर रहे होते हैं। हिंसक दौर मतलब शुरुआत से ही सब कुछ इतना उथल-पुथल वाला था? बहुत ज्यादा। देखिए, ग्रहों के बनने से पहले उस जगह का बनना जरूरी है जहां वे मौजूद रह सके। इसलिए इस पूरी कहानी का सबसे पहला पन्ना है ब्रह्मांड का खुद का जन्म। और यहीं पे वो बहुचर्चित नाम आता है, बिग बैंग। एकदम सही। लगभग 13.7 अरब साल पहले की घटना। लेकिन पता है, जब भी मैं बिग बैंग शब्द सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में एक बहुत बड़े बम धमाके की छवि बनती है, जैसे अंतरिक्ष में चीजें चारों तरफ उड़ रही हैं। क्या वास्तव में ऐसा ही कुछ हुआ था? यहीं पर सबसे बड़ी वैज्ञानिक गलतफहमी पैदा होती है। बिग बैंग अंतरिक्ष में हुआ कोई धमाका नहीं था। धमाका नहीं था? तो फिर क्या था? बल्कि ये खुद अंतरिक्ष का यानी स्पेस का फैलाव था। इसे विज्ञान में विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना कहा जाता है। अच्छा, स्पेस खुद ही फैल रहा था? हाँ, शुरुआत में सारा का सारा पदार्थ जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है वो सब एक अत्यंत छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था। विज्ञान की भाषा में इसे सिंगुलैरिटी या एकाकी परमाणु कहते हैं। एक बिंदु मतलब सुई की नोक के बराबर? उससे भी करोड़ों गुना छोटा। बाप रे। हाँ, उस छोटे से बिंदु का आयतन लगभग शून्य था, लेकिन उसका घनत्व और तापमान अनंत था। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा एक सुई की नोक से भी छोटी जगह में कैद हो। ये तो सोचना ही दिमाग घुमा देता है। बिल्कुल। और फिर एक सेकंड के एक बहुत ही छोटे से हिस्से में उस बिंदु का भयानक विस्तार हुआ। ऊर्जा और खाली जगह अचानक से फैलने लगी। तो अगर ये बम का फटना नहीं था तो इसे हम विजुअलाइज कैसे करें? मतलब अगर चीजें उड़कर दूर नहीं जा रही हैं तो ब्रह्मांड फैल कैसे रहा है? इसे एडविन हबल ने 1920 में बहुत अच्छे से प्रमाणित किया था। उन्होंने देखा कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसे समझने के लिए अक्सर एक गुब्बारे का उदाहरण दिया जाता है जिस पर निशान लगे हों। हाँ, गुब्बारे वाला उदाहरण तो स्कूलों में खूब सुनाया जाता है। जब गुब्बारा फूलता है तो निशान दूर जाते हैं। सही कहा। लेकिन सच कहूं तो ये उदाहरण पूरी तरह सटीक नहीं है। क्यों? इसमें क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि जब गुब्बारा फूलता है तो उस पर बने निशानों का आकार भी बढ़ता है। ओह हाँ, वो निशान भी तो खिंचते हैं। बिल्कुल। लेकिन असल ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगाएं खुद नहीं फैल रहीं। उनके अंदर की चीजें वैसी ही हैं। सिर्फ आकाशगंगाओं के बीच की जो खाली जगह है वो बढ़ रही है। अच्छा, मतलब इसे ऐसे समझना चाहिए जैसे ओवन में आटा बेक हो रहा हो। आटा? हाँ, मतलब जब हम आटे में किशमिश डालकर उसे खमीर उठने या फूलने के लिए छोड़ देते हैं तो जैसे जैसे आटा फूलता है किशमिश एक दूसरे से दूर जाती हैं। अरे वाह, ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है ना? क्योंकि किशमिश खुद बड़ी नहीं होती, सिर्फ उनके बीच का जो डो या आटा है वो फैल रहा है। बहुत ही सटीक तुलना है। वो आटा ही हमारा स्पेस टाइम है जो आज भी फैल रहा है। क्या बात है। और दिलचस्प बात यह है कि बिग बैंग थियरी के सर्वमान्य होने से पहले वैज्ञानिक समुदाय में एक और विचार बहुत लोकप्रिय था। वो कौन सा विचार था? उसे होयल की स्थिर अवस्था संकल्पना या स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट कहा जाता था। फ्रेड होयल का मानना था कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही रहा है, इसमें कोई शुरुआत या अंत नहीं है। लेकिन जब हबल ने दूरबीन से देखा कि आकाशगंगाएं तो सच में दूर भाग रही हैं, यानी मेरा वो आटा सच में फूल रहा है, तब हॉयल की थ्योरी को खारिज करना पड़ा होगा। एकदम सही। हबल के सबूत इतने पक्के थे कि विज्ञान को बिग बैंग स्वीकार करना ही पड़ा।
ब्रह्मांड फैल रहा है और ठंडा भी हो रहा है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही गहरा, थोड़ा दार्शनिक सवाल उठता है। पूछिए। अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो वो किस चीज के अंदर फैल रहा है? मतलब उसके बाहर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो बड़े बड़े भौतिक विज्ञानियों को भी रात भर जगाए रखता है। मुझे भी यही लग रहा था। इसका सीधा जवाब ये है कि ब्रह्मांड किसी चीज के अंदर नहीं फैल रहा, क्योंकि ब्रह्मांड ही सब कुछ है। स्पेस और टाइम का वजूद ही बिग बैंग के साथ शुरू होता है। तो मतलब बाहर कुछ है ही नहीं? नहीं, उसके बाहर कुछ नहीं है। यहां तक कि कोई खालीपन भी नहीं है। ये समझना इंसानी दिमाग के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि हम हमेशा हर चीज को किसी डब्बे या कमरे के अंदर देखने के आदी हैं। सच कहूं तो ये तो पूरी तरह से कल्पना से परे है। खैर, इस फैलते हुए अनंत ब्रह्मांड के अंदर चलते हैं, जहां हमारी कहानी का अगला हिस्सा छिपा है। बिल्कुल, तारों और ग्रहों की तरफ। हाँ, बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड फैल गया, तापमान थोड़ा गिर गया, गैसें चारों तरफ फैल गईं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि खाली जगह और ठंडी गैस से ये ठोस, भारी, भरकम ग्रह कैसे बन गए? गैस का पत्थर में बदलना, यही सोच रही है ना आप? हाँ, गैस से सीधे चट्टानें कैसे बन गईं? इस पूरे जादू के पीछे जिस बल का हाथ है वो है गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटी। हाँ, जब बिग बैंग के बाद ऊर्जा और पदार्थ का वितरण हुआ तो वो हर जगह बिल्कुल एक समान नहीं था। कहीं गैस थोड़ी ज्यादा थी, कहीं कम। मतलब कोई परफेक्शन नहीं था शुरुआत में? बिल्कुल नहीं। और इन्हीं आरंभिक असमानताओं के कारण गुरुत्वाकर्षण बलों में अंतर आ गया। जहां गैस, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम, थोड़ी ज्यादा थी, वहां का गुरुत्वाकर्षण बढ़ गया। और फिर उसने आसपास की गैस को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया होगा? एकदम सही। उसने आसपास के पदार्थों को अपनी तरफ खींचा और ब्रह्मांड में गैस के बड़े बड़े बादल बनने लगे। तो क्या इन्हीं गैसीय बादलों को हम निहारिका या नेबुला कहते हैं? हाँ बिल्कुल, इन्हीं विशाल बादलों को नेबुला कहा गया। धीरे धीरे इसी नेबुला के अंदर गैसों के गुच्छे और घने होने लगे। फिर क्या हुआ? इन्हीं गुच्छों में अत्यधिक दबाव और गर्मी पैदा हुई। परमाणु आपस में बहुत तेजी से टकराने लगे और इसी प्रक्रिया से तारों का जन्म हुआ। तो हमारे सूरज का निर्माण भी ऐसे ही हुआ था? हाँ, हमारे सूर्य का निर्माण भी लगभग 5 से 6 अरब साल पहले ऐसे ही एक नेबुला में हुआ था। ग्रहों के निर्माण को लेकर विज्ञान के इतिहास में मैंने कुछ पुरानी थियरीज भी पढ़ी थी। जैसे कि कौन सी? जैसे 1796 में इमैनुअल कांट और बाद में लाप्लास ने अपनी निहारिका परिकल्पना या नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी। उनका क्या मानना था? कांट और लाप्लास का विचार उस समय के हिसाब से काफी क्रांतिकारी था। उनका सुझाव था कि ग्रहों का निर्माण उस धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है जो हमारे युवा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। तो इसमें गलत क्या था? ये तो सुनने में काफी तार्किक लगता है। तार्किक है, लेकिन ये थ्योरी पूरी कहानी नहीं बताती थी। इसमें गैस और धूल के व्यवहार को लेकर कई कमियां थीं। ये पूरी तरह से समझा नहीं पा रही थी कि ठोस ग्रह कैसे बने। तो फिर आधुनिक विज्ञान ने इस पहेली को कैसे सुलझाया? ठोस चट्टानों वाले ग्रहों की व्याख्या कैसे की गई? 1950s के दशक में ओटो श्मिट और कार्ल वाइजास्कर नाम के 2 वैज्ञानिकों ने कांट की थ्योरी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन किया। वो संशोधन क्या था? उन्होंने बताया कि हमारे युवा सूर्य के चारों तरफ सिर्फ गैस नहीं थी, बल्कि भारी मात्रा में धूल के कण भी मौजूद थे। और यहां 2 नई चीजें खेल में आईं, सौरपवनें और घर्षण। घर्षण मतलब फ्रिक्शन? हाँ, कणों के बीच लगातार घर्षण और टकराने से वो गैसीय बादल एक चपटी, तेजी से घूमती हुई तश्तरी यानी डिस्क में बदल गया। रुकिए, गैस के कण टकराकर तश्तरी कैसे बन गए? इसे थोड़ा और आसान भाषा में डिकोड करते हैं। बिल्कुल। हम अक्सर सुनते हैं कि ग्रह निर्माण मुख्य रूप से 3 चरणों में हुआ। अगर गैस एक घूमती हुई तश्तरी में बदल गई है तो वो ठोस चट्टान कैसे बनी? पहला चरण तो वो तश्तरी बनना हो गया। हाँ, और यहीं से असल खेल शुरू होता है। जब वो तश्तरी घूम रही थी तो तापमान कम होने के कारण गैसों का संघनन या कंडेंसेशन शुरू हुआ। आसान भाषा में कहें तो गैस के कण ठोस कणों में बदलने लगे। बिल्कुल। और फिर शुरू हुई संसंजन या कोहेशन की प्रक्रिया। ये दूसरा चरण था। संसंजन मतलब अणुओं का आपस में चिपकना। सही पकड़ा। छोटे छोटे ठोस कण आपस में जुड़ने लगे। इन कणों के जुड़ने से छोटे छोटे पिंड बने, जिन्हें विज्ञान की भाषा में ग्रहाणु या प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है। तो ये ग्रहाणु एक तरह से ग्रहों के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, जैसे लेगो के टुकड़े? हाँ बिल्कुल, लेगो के टुकड़ों की तरह। और इसके बाद जो तीसरा चरण आया, उसने इन छोटे ग्रहाणुओं को आज के विशाल ग्रहों में बदल दिया।
इस चरण को अभिवृद्धि या अक्रीशन कहते हैं। अक्रीशन, क्या इसे ऐसे विजुअलाइज किया जा सकता है जैसे बर्फीली पहाड़ी से हम बर्फ का एक छोटा गोला या स्नोबॉल नीचे लुढ़का देते हैं? स्नोबॉल, हाँ बताइए। मतलब शुरुआत में वो गोला बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो लुढ़कता है उसकी सतह पर और ज्यादा बर्फ चिपकती जाती है और नीचे पहुंचते पहुंचते वो एक विशाल चट्टान जितना बड़ा हो जाता है। क्या एक्रीशन भी ऐसा ही कुछ था? ये तो बहुत ही शानदार विजुअलाइजेशन है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। सच में? हाँ, छोटे ग्रहाणु अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण आसपास के धूल और छोटे कणों को अपनी ओर खींचने लगे और धीरे धीरे उसी स्नोबॉल की तरह बड़े होने लगे। तो बस ऐसे शांति से चिपक कर ग्रह बन गए? अरे नहीं, शांति तो बिल्कुल नहीं थी। चट्टानी ग्रहों के निर्माण में सिर्फ एक्रेशन यानी धीरे धीरे चिपकने का ही रोल नहीं था। एक और बहुत हिंसक प्रक्रिया चल रही थी, संघट्टन या कुलिजन। कुलिजन मतलब ये बड़े होते हुए बर्फ के गोले या अंतरिक्ष के मामले में चट्टानों के गोले आपस में टकरा भी रहे थे, और वो भी बहुत भयानक गति से। जब दो बड़े ग्रहाणु गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे की तरफ खिंचते थे तो वे आपस में टकराकर चूर-चूर भी होते थे। उफ, और कभी-कभी पिघलकर एक बड़े पिंड में जुड़ जाते थे। लाखों सालों तक चले इसी एक्रीशन और कोलिजन के कारण हमारे सौर मंडल के चारों चट्टानी ग्रह बने, जिनमें से एक हमारी पृथ्वी भी है। बिल्कुल। तो गैस से धूल, धूल से ग्रहाणु और उनके आपस में टकराने से बन गई हमारी पृथ्वी। लेकिन यहाँ एक पेंच है। कैसा पेंच? आज की जो पृथ्वी है वो तो बड़ी सुव्यवस्थित है। मतलब ऊपर क्रस्ट है जहां हम रहते हैं, उसके नीचे मेंटल है और एकदम बीच में लोहे का ठोस कोर है। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन शुरुआत में जब ये चट्टानें आपस में धड़ाधड़ टकरा रही थीं, तब तो पृथ्वी ऐसी नहीं होगी ना। तब तो सब कुछ अस्त व्यस्त होगा। बिल्कुल नहीं थी। शुरुआती पृथ्वी तो एक उबलता हुआ, बेजान और भयानक गर्म गोला थी, बस एक विशाल चट्टान का टुकड़ा। तो फिर ये परतें कैसे बनी? देखिए, जब लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष की विशाल चट्टानें आपस में टकराएंगी तो उस भयानक गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? वो ऊर्जा वो ऊष्मा यानी गर्मी में बदल जाएगी। एकदम सटीक, वो ऊर्जा गर्मी में बदल गई और लगातार हो रही उन टक्करों ने पृथ्वी को इतना गर्म कर दिया कि पूरी की पूरी पृथ्वी ही पिघल गई। ओहो, पूरी पृथ्वी पिघल गई, एक तरह का विशाल लावा का महासागर बन गई। हाँ, पृथ्वी आंशिक या पूरी तरह से पिघली हुई अवस्था में आ गई थी और इसी पिघलने की वजह से पृथ्वी के इतिहास की सबसे अहम प्रक्रिया शुरू हो पाई। वो कौन सी प्रक्रिया थी? इसे विभेदन या डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब चीजों का भारी और हल्की चीजों का अलग अलग होना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पूरी पृथ्वी एक पिघले हुए तरल की तरह थी, तो जो भारी घनत्व वाले पदार्थ थे जैसे लोहा और निकल, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण डूब गए होंगे। सही कहा, भारी दबाव के कारण वो डूबते चले गए और सीधे पृथ्वी के केंद्र यानी कोर में जाकर जमा हो गए। अरे ये तो बिल्कुल वैसा हुआ जैसे जब हम सलाद ड्रेसिंग की बोतल को हिलाकर कुछ देर के लिए शेल्फ पे छोड़ देते हैं। सलाद ड्रेसिंग दिलचस्प है, कैसे? मतलब जो भारी मसाले या गाढ़ा तरल होता है वो नीचे बैठ जाता है और हल्का तेल ऊपर तैरने लगता है। तो क्या पिघली हुई पृथ्वी के साथ भी यही हुआ? भारी मसाले यानी लोहा नीचे बैठ गया और हल्के चट्टानी पदार्थ ऊपर तैरने लगे। ये बहुत ही मजेदार लेकिन एकदम सही एनालॉजी है। हल्के पदार्थ सतह की तरफ आ गए और समय के साथ ठंगे होकर उन्होंने पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण किया, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। हाँ, क्रस्ट। लेकिन मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि ये परतें बनने की प्रक्रिया एक बार में पूरी नहीं हुई थी। बीच में कुछ ऐसा हुआ था जिसने पृथ्वी को दोबारा पिघला दिया था। हाँ, आप शायद भीषण संघटी या जाइंट इम्पैक्ट की बात कर रही हैं। हाँ, जाइंट इम्पैक्ट। वो क्या था? पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद मंगल ग्रह के आकार का एक विशाल पिंड हमारी पृथ्वी से आकर टकराया। मंगल ग्रह के आकार का? वो टक्कर तो प्रलयंकारी रही होगी। वो इतनी भयानक टक्कर थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। और आपको पता है वही मलबा बाद में जुड़कर क्या बना? हमारा चंद्रमा। बिल्कुल, हमारा चंद्रमा उसी टक्कर का नतीजा है। लेकिन इस टक्कर की वजह से जो अकल्पनीय गर्मी पैदा हुई उसने पृथ्वी को फिर से पूरी तरह पिघला दिया। मतलब सलाद ड्रेसिंग की बोतल को किसी ने दोबारा जोर से हिला दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और इसके कारण विभेदन का एक दूसरा और भी गहरा चरण शुरू हुआ। इस बार पृथ्वी पूरी तरह से स्पष्ट परतों में बट गई। सबसे ऊपर क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल, फिर तरल आउटर कोर और सबसे अंदर ठोस इनर कोर। एकदम सही।
मतलब उस टक्कर ने तो पृथ्वी का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इस विभेदन या डिफरेंशिएशन के होने या ना होने से हमें क्या फर्क पड़ता है? अगर भारी लोहा नीचे ना जाता और सब कुछ मिक्स रहता तो क्या होता? ये एक बहुत ही शानदार और अहम सवाल है। अगर ये सलाड ड्रेसिंग वाला काम ना हुआ होता, हाँ, अगर भारी धातुएं केंद्र में न गई होती, तो आज पृथ्वी के पास अपना वो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। जो पृथ्वी के घूमने से पैदा होता है। हाँ, कोर में मौजूद पिघला हुआ लोहा जब घूमता है तो वो एक विशाल चुंबक की तरह काम करता है, और बिना इस चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता? अंतरिक्ष से आने वाली घातक सौर पवनें और रेडिएशन हमें कब का भून चुके होते। हमारा कोई वायुमंडल ही नहीं बचता। बाप रे, मतलब उस पिघलने की वजह से हम आज जिंदा हैं। बिल्कुल, वो तबाही ही हमारे जीवन का सुरक्षा कवच बनी। चलिए, तो अब पृथ्वी का अंदरूनी ढांचा तैयार है, भारी लोहे का कोर बन गया, ऊपर ठंडी सतह बन गई, लेकिन बाहर तो अभी भी सिर्फ चट्टान है। हाँ, एकदम सूखी चट्टान। न सांस लेने के लिए हवा है, न पीने के लिए पानी। तो इस एक सूखी चट्टान से हम इन नीले महासागरों और बादलों तक कैसे पहुंचे? जो शुरुआती गैसें ब्रह्मांड में थीं, जैसे हाइड्रोजन, वो पृथ्वी पर क्यों नहीं रुकी? क्योंकि शुरुआत में हमारा सूर्य बहुत उग्र था। उसकी शक्तिशाली सौर पवनों ने शुरुआती पृथ्वी के पास मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम के हल्के वायुमंडल को उड़ाकर अंतरिक्ष में धकेल दिया। रुकिए, अगर पहली हवा अंतरिक्ष में उड़ गई तो हम अभी जो सांस ले रहे हैं वो हवा कहाँ से आई? पृथ्वी को ये नया वायुमंडल कैसे मिला? यहीं पर कहानी में ज्वालामुखी एंट्री लेते हैं। वायुमंडल के विकास का यह दूसरा चरण था, जिसे गैस उत्सर्जन या डीगैसिंग कहा जाता है। डीगैसिंग? हाँ, विभेदन के दौरान और उसके बाद भी पृथ्वी अंदर से बहुत ज्यादा गर्म थी। इस भयानक गर्मी के कारण सतह पर हर जगह ज्वालामुखी फट रहे थे। मतलब हर तरफ लावा ही लावा? लावा तो था ही, लेकिन ये ज्वालामुखी सिर्फ लावा नहीं उगल रहे थे, वे पृथ्वी के बहुत अंदर फंसी हुई गैसों को भी बाहर निकाल रहे थे। अच्छा, मतलब पृथ्वी के अंदर से जल वाष्प, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें बाहर आ रही थी। अगर मैं इसे थोड़ा मजाकिया तरीके से कहूं तो पृथ्वी एक तरह से डकार ले रही थी। हाँ, आप इसे लगातार और भयानक डकारे कह सकती हैं। और इन्हीं ज्वालामुखियों की डीगैसिंग ने हमारे आज के वायुमंडल की नींव रखी। तो क्या उस समय हवा में ऑक्सीजन थी? नहीं, उस समय वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जलवाष्प भरपूर मात्रा में थी। तो फिर पानी कैसे बरसा? महासागर कैसे बने? क्या पृथ्वी के ठंडे होने का इंतजार करना पड़ा? बिल्कुल, जैसे जैसे करोड़ों साल बीते, पृथ्वी की सतह धीरे धीरे ठंडी होने लगी। तापमान गिरने से वायुमंडल में मौजूद जो जलवाष्प थी वो संघनित होने लगी, यानी कंडेंस होकर बादलों में बदलने लगी। हाँ, और फिर शुरू हुई बारिश। लेकिन वो कोई आम बारिश तो होगी नहीं जो आजकल होती है। वो बारिश इतनी भयंकर थी जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। वायुमंडल में मौजूद भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उस बारिश के पानी में घुलने लगी। अच्छा, तो इससे क्या हुआ? इससे हवा में मौजूद ग्रीन हाउस गैस कम हुई और पृथ्वी का तापमान और भी तेजी से गिरने लगा। तापमान गिरने से संघनन और तेज हो गया, मतलब बारिश और बढ़ गई। हाँ, मूसलाधार बारिश का ऐसा दौर चला जो लाखों सालों तक नहीं रुका। लाखों सालों तक लगातार बारिश, और वो सारा पानी धरती के विशाल गर्तों या गड्ढों में भरता चला गया होगा, जिससे हमारे महासागर बने। बिल्कुल सही। पृथ्वी के बनने के लगभग 50 करोड़ साल बाद, यानी आज से करीब 4 अरब साल पहले, हमारे पहले महासागरों का निर्माण हुआ। यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना या आयरनी नजर आती है मुझे। वो क्या? जो ज्वालामुखी शुरुआत में पृथ्वी को एक उबलता हुआ नर्क बना रहे थे, हर जगह तबाही मचा रहे थे, असल में उन्हीं ज्वालामुखियों के गैस उत्सर्जन से वो जलवाष्प निकली जिसने इन ठंडे जीवन देने वाले महासागरों को जन्म दिया। हाँ, ये सच है। अगर वो ज्वालामुखी न होते तो आज पानी न होता। ये प्रकृति का एक बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास है। विनाश से ही निर्माण हुआ है, और जीवन की शुरुआत भी इन्हीं गहरे महासागरों में हुई। कब हुई थी जीवन की शुरुआत? आज से लगभग 3.8 अरब साल पहले। तो महासागर बनने के 20 करोड़ साल बाद जीवन शुरू हो गया। कैसे? क्या अचानक से मछलियां तैरने लगी थी? नहीं, मछलियां तो बहुत बाद में आईं। जीवन की शुरुआत मूल रूप से एक बहुत ही जटिल रासायनिक प्रक्रिया या केमिकल रिएक्शन थी। अच्छा, रसायनों का आपस में मिलना। हाँ, महासागरों के गर्म पानी में मौजूद रसायनों ने आपस में मिलकर पहले जटिल कार्बनिक अणु या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए। ये अणु इतने खास थे कि ये खुद को दोहरा सकते थे।
मतलब अपना डुप्लीकेट या क्लोन बना सकते थे। एकदम सही। और यही से निर्जीव रसायनों ने खुद को जीवित तत्वों में बदलना शुरू किया। हमारे पास इसके ठोस वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं। वो कैसे प्रमाण है? आज हमें पुरानी चट्टानों में 3 अरब साल पुराने ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले हरे शैवाल के जीवाश्म मिलते हैं। अच्छा, शैवाल। हाँ, और ये कोई आम शैवाल नहीं था। ये प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करता था। इसी प्रकाश संश्लेषण ने हमारे वायुमंडल के विकास के तीसरे चरण की शुरुआत की। तो मतलब इन छोटे छोटे जीवों ने लगातार ऑक्सीजन छोड़कर धीरे धीरे पूरे वायुमंडल को ऑक्सीजन से भर दिया। बिल्कुल। और उसी ऑक्सीजन की वजह से आज हम और आप यहाँ बैठकर ये बातचीत कर पा रहे हैं। ये तो वाकई अद्भुत है। तो अगर हम इस पूरी उलझी हुई लेकिन शानदार कहानी को एक धागे में पिरोकर देखें तो 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ, जिससे स्पेस ने खुद को फैलाया। सही। फिर 5 से 6 अरब साल पहले नेबुला के अंदर गुरुत्वाकर्षण ने गैस और धूल को खींचकर तारों और ग्रहाणुओं का ढांचा खड़ा किया। फिर बर्फ के गोले की तरह अक्रीशन और भयानक टक्करों ने पृथ्वी को आकार दिया। और इसके बाद पिघली हुई पृथ्वी ने विभेदन या डिफरेंशिएशन के जरिए भारी लोहे को कोर में भेजा, जिसने हमारा सुरक्षा कवच यानी चुंबकीय क्षेत्र बनाया। और फिर ज्वालामुखियों ने डीगैसिंग के जरिए नया वायुमंडल डकार कर बाहर निकाला। लाखों सालों की बारिश ने गर्तों को भरकर 4 अरब साल पहले महासागर बनाए, जहां 3.8 अरब साल पहले रसायन विज्ञान ने पहला जीवन पैदा किया। ये एक बहुत ही सटीक और बेहतरीन सारांश है। विज्ञान के हर जिज्ञासु के लिए टाइमलाइन समझना किसी खजाने से कम नहीं है। मतलब ये कोई अचानक हुई जादुई घटना नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के जन्म से लेके चट्टानों के पिघलने और गैसों के निकलने का एक बहुत ही क्रमिक और तार्किक विकास था। बिल्कुल। और जब हम इसके पीछे की भौतिकी और कारणों को समझ लेते हैं तो हमारे लिए ब्रह्मांड को देखना सिर्फ एक आश्चर्य नहीं रह जाता, बल्कि एक गहरी समझ बन जाता है। हमारी इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा विचार आ रहा है। बताइए। अभी आपने बताया कि सौर पवन ने पृथ्वी के शुरुआती वायुमंडल को उड़ा दिया था, और विज्ञान हमें बताता है कि मंगल और शुक्र जैसे हमारे पड़ोसी चट्टानी ग्रहों के साथ भी ऐसा ही हुआ। हाँ, उनके वायुमंडल भी प्रभावित हुए थे। लेकिन पृथ्वी पर जीवन इसलिए पनपा क्योंकि यहाँ विभेदन की एक विशिष्ट प्रक्रिया हुई। एक खास चुंबकीय क्षेत्र बना और ज्वालामुखियों से बिल्कुल सही मात्रा में गैस और पानी बाहर आया। हाँ, परिस्थितियां बिल्कुल सटीक बैठ गईं, जिसे हम गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। तो जरा सोचिए, ब्रह्मांड इतना विशाल है जो आज भी फैल रहा है। बिल्कुल। अगर भविष्य में हम किसी दूसरे तारे के पास कोई ऐसा चट्टानी ग्रह खोजते हैं जिसने अपना शुरुआती वायुमंडल खो दिया हो, तो क्या इसकी प्रबल संभावना नहीं है कि वहां भी ठीक इसी तरह की घटनाओं ने किसी नए जीवन को जन्म दिया हो? ये तो बहुत ही तार्किक सवाल है। मेरा मतलब है, क्या ब्रह्मांड के किसी दूसरे सौरमंडल में किसी अनजान ग्रह पर अभी इसी वक्त ज्वालामुखियों की डकार और बारिश के पसीने से जीवन की नींव रखी जा रही होगी? ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। हम अक्सर एलियंस को लेकर बहुत अजीब अजीब कल्पनाएं करते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि अगर भौतिकी और रसायन के नियम वहां भी वैसे ही काम कर रहे हैं, हाँ, अगर वहां भी विभेदन और डीगैसिंग की यही कहानी दोहराई गई है, तो हम शायद इस ब्रह्मांड में उतने अकेले नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। और यही तो विज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हमें लगता है कि हमें जवाब मिल गया है, लेकिन हर जवाब अपने साथ एक और बड़ा, एक और गहरा सवाल लेकर आता है। बिल्कुल सही कहा। खैर, आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ इतनी गहराई तक उतरने और इन जटिल गुत्थियों को इतनी आसानी से सुलझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत मजा आया, शुक्रिया। तो दोस्तों, ब्रह्मांड के ऐसे ही नए सवालों, नई खोजों और दिमाग घुमा देने वाले तथ्यों के साथ हम फिर किसी नए विषय पर गोता लगाएंगे। तब तक के लिए आसमान में चमकते उन तारों को देखते रहिए, क्योंकि अब आप जानते हैं कि उनका और हमारा जन्म एक ही कहानी के अलग अलग पन्ने हैं।